हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है साइरस बैक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, तीन एल्गोरिथम हमने पढ़ी है लाइन क्लिपिंग की, जैसे कि फर्स्ट वन इज द कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, देन मिड-पॉइंट सब डिवीजन लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, देन लियांग-बार्स्की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। तीनों ही एल्गोरिथम्स में जो हमारी क्लिपिंग विंडो थी वो एक रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो थी, बट जो साइरस बैक एल्गोरिथम है वो नॉन रेक्टेंगुलर विंडो पर भी काम कर सकता है। देखिए पिछली तीन एल्गोरिथम थी वो उनके लिए कंपलसरी कंडीशन ये था कि वो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर विंडो पर ही काम कर पाती थी, नॉन रेक्टेंगुलर विंडो पर वो एल्गोरिथम्स फेल हो जाती थी। ठीक है, लेकिन जो साइरस बैक एल्गोरिथम है, साइरस बैक क्लिपिंग एल्गोरिथम में आप रेक्टेंगुलर विंडो के साथ साथ में नॉन रेक्टेंगुलर विंडो के साथ भी आप क्लिपिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि साइरस बैक एल्गोरिथम कैन परफॉर्म ऑन द रेक्टेंगुलर विंडो as well as the non-rectangular window for line clipping. Correct. Now the second point is that this algorithm works on the convex polygon. तो convex polygon का क्या मतलब होता है? बेसिकली ये पॉलीगन की कैटेगरी है, तो पॉलीगन की कैटेगरी को पढ़ने के लिए फिर आपको पॉलीगन वाले वीडियो लेक्चर को देखना पड़ेगा। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली जो पॉलीगन होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन और एक होता है हमारे पास कॉनकेव पॉलीगन। तो जो डेफिनेशन ऐसे हो सकती है, मान लो हमने कोई भी पॉलीगन लिया, ठीक है, सपोज दैट जैसे मैंने आपके पास एक सामने ऐसे पॉलीगन रखा, ठीक है, और एक पॉलीगन मैंने ऐसे रखा, ठीक है, दोनों ही पॉलीगन्स हैं। अब क्या है कि आप क्या करो, पॉलीगन के इनसाइड रीजन में आप कोई भी दो एक्सट्रीम पॉइंट चूज करो। ठीक है, मान लिया मैंने एक पॉइंट इस वाले पॉलीगन में यहां से लो, एक पॉइंट यहां चूज कर लिया, और इस वाले पॉलीगन में मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहां चूज किया और एक पॉइंट मैंने यहां पे चूज कर लिया। ठीक है, अब क्या करो, आप इन दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन करो। जैसे मैंने यहां से ये इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, मान लो ये मेरा यहां पे, ठीक है। तो ज्वाइन करने के बाद कंडीशन ये है कि ज्वाइन करने के बाद जो लाइन स्ट्रेट लाइन बन रही है, उस लाइन पर प्रेजेंट जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर वो सारे के सारे पॉइंट्स पॉलीगन के इनसाइड रीजन में लाई करते हैं, तो वो जो पॉलीगन होता है उसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स पॉलीगन। जैसे कि अगर मैं इस वाले फिगर की बात करूं तो यहां पर क्या है कि दो लाइन के, चाहे आप कहीं भी पॉइंट ले लो, उन पॉइंट को आप आपस में ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बन रही है, उस लाइन पर प्रेजेंट जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इनसाइड लाई कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगन। लेकिन जरा इसको देखते हैं, यहां पर क्या, ये जो लाइन यहां से लेकर यहां तक है, इस लाइन में इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो पॉइंट्स हैं वो पॉलीगन के इनसाइड रीजन में लाई नहीं करते, जबकि आउटसाइड रीजन में लाई करते हैं। तो इस टाइप के पॉलीगन को बोला जाता है कॉनकेव पॉलीगन। क्या बोला जाता है? कॉनकेव पॉलीगन। तो हमारे पास ये समझ में आ गया कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है और कॉनकेव पॉलीगन क्या है। जो साइरस बैक एल्गोरिथम है वो काम करती है किस पर? कॉन्वेक्स पॉलीगन पे काम करती है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अब क्लिपिंग करने के लिए हमारे पास एक लाइन होनी चाहिए, तो लेट द लाइन फॉर क्लिपिंग इज P1, इसके मैंने मान लिया x1, y1 कोऑर्डिनेट, और P2 है, इसके मैंने मान लिया x2, y2। These are the two extreme end points of the line P1 and P2। अब क्या है कि जो साइरस बैक एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम भी पैरामीट्रिक इक्वेशन पर काम करती है, लाइन के पैरामीट्रिक इक्वेशन पे काम करती है। ठीक है, तो इसके मान लेते हैं लेट पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन P1 P2 इज, ये कितना हुआ मेरे पास? होता है P ऑफ T इक्वल टू P1 प्लस T डॉट P2 माइनस P1। ये मैंने माना इक्वेशन नंबर 1। यहां पर T क्या होता है? T आपको पता है, T एक पैरामीटर, और T की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? ये लाई करती है 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, T पैरामीटर है और P की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। और वैसे भी अगर मैं इस इक्वेशन को x और y के टर्म में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, x ऑफ t इक्वल टू x1 प्लस t डॉट x2 माइनस x1 एंड y ऑफ t इक्वल टू y1 प्लस t डॉट y2 माइनस y1। ठीक है, खैर अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अभी मुझे सिर्फ इसकी जरूरत है, इसलिए मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ठीक, ये हो गया मेरे पास ना, ये तो हो गया हमारे पास लाइन। अब क्या करते हैं, एक रीजन हम देंगे, विंडो। एक हमें इसके लिए क्या चाहिए? एक विंडो रीजन चाहिए जिसके अगेंस्ट हमें क्लिपिंग परफॉर्म करनी है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक विंडो रीजन कुछ इस तरीके से है, ये बना लेते हैं, एक्स एक्सिस
और ये हमने माना y एक्सिस, और यहाँ पर हमारे पास एक विंडो रीजन है ऐसे। अभी हम एक रेक्टेंगुलर विंडो ही लेके चल रहे हैं, फिर इसको हम मतलब जनरलाइज कर देंगे किसी नॉन रेक्टेंगुलर विंडो के साथ भी, ठीक है। तो ये मान लिया मैंने एक रीजन R विंडो का इनसाइड रीजन है, ये हमारे पास क्या होगा, ये क्लिपिंग विंडो है। अब क्या है कि मुझे जो नेक्स्ट पॉइंट जो जरूरत पड़ेगी वो ये कि इसमें हर एक जितने भी विंडो एजेस हैं, हर एक विंडो एज के अगेंस्ट क्लिपिंग परफॉर्म करना है, ठीक है। वो हम कंडीशन देखेंगे। तो अभी मान लेते हैं कि हम इस विंडो एज की बात, मान लो हमारे पास ये इसको मानते हैं हम A, B, C और D, ठीक है। अभी मैं इंटरेस्टेड हूं विंडो एज AD के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस विंडो एज के रेस्पेक्ट में मुझे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चाहिए जो कि इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मान लिया जाए कि हमारे पास एक पॉइंट मैंने लिया यहां पे, मान लो कोई भी पॉइंट लिया मैंने, मान लो यहां पे एक F, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, ये क्या है F, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। अब ये आर्बिट्रेरी पॉइंट इस विंडो एज पर कहीं पर भी हो सकता है, या तो ये वाला भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है, या इस पॉइंट से लेके D यानी इन दोनों के बीच में कहीं पर भी कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट एज अ आर्बिट्रेरी पॉइंट आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी एक इनर नॉर्मल वेक्टर की, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक इनर नॉर्मल वेक्टर की। अब देखो इनर नॉर्मल वेक्टर क्या हुआ, क्या चाहिए मुझे, इनर नॉर्मल वेक्टर चाहिए। देखो जो नॉर्मल वेक्टर की कहानी कुछ ऐसी होती है कि जिस पर्टिकुलर स्पेस का मुझे नॉर्मल वेक्टर चाहिए, वो बेसिकली क्या होता है कि उस स्पेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। जैसे मान लो हमारे पास ये 2 डायमेंशनल स्पेस है बोर्ड, अगर मुझे इस पर एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ऐसे होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा जो इस स्पेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे अगर कोई एक लाइन ऐसे दी हुई है, ठीक है, तो इस लाइन पर जो हमारा मतलब नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरीके से, ये रहा 90 डिग्री के एंगल के साथ में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब अगर मान लो यही हमारा एक पॉलीगन हो, कुछ इस तरीके से पॉलीगन हो, तो पॉलीगन के केस में हमारे पास ये, अगर इस एज की मैं बात कर रहा हूं तो इस एज पर नॉर्मल वेक्टर ये होगा जो 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। इसमें से भी हमारे पास ये जो होगा ये होगा आउटर, और ये जो होगा हमारे पास इनर नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। मतलब इनर नॉर्मल वेक्टर वो नॉर्मल वेक्टर है जो उस पर्टिकुलर विंडो एज के साथ में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, और उसका जो डायरेक्शन है वो किधर साइड में, इनसाइड रीजन की तरफ हो, ठीक है। अब क्या है, ये हमारे पास इनर नॉर्मल वेक्टर हो गया, और हमें इस साइरस बेक एल्गोरिथम में इनर नॉर्मल वेक्टर की ही जरूरत है, तो हमारे पास इसकी बात करेंगे। तो ये हमारे पास n होगा वो क्या होगा, एक इनर नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। अब क्या है कि कंडीशन ये हमें निकालना कि अगर आपको ये पता करना है कि जो लाइन है वो लाइन पर जो पॉइंट है वो पॉइंट उस विंडो रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं या विंडो रीजन के बाहर लाई कर रहे हैं, तो ये पता करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी डॉट प्रोडक्ट की। वो डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में होगा, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द नॉर्मल वेक्टर n एंड द वेक्टर ऑफ लाइन एंड कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट। जैसे कि मैं ये मान लूं अगर हमारे पास एक लाइन ये ऐसे है, मान लो मेरे पास ये है P1 और ये हमारे पास है P2, और ये मेरे पास पॉइंट F था, तो यहां से मैंने क्या किया, एक ये पॉइंट ऐसे लिया, यहां पर हमारे पास नॉर्मल वेक्टर n हो गया, एक पॉइंट हमने ये ऐसे लिया तो हमारे पास ये नॉर्मल वेक्टर हो गया n, इसको भी मैं मिटा देता हूं, ठीक है। और एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया बाहर इस जगह पे, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। ये तो ये हमारा मान लीजिए नॉर्मल वेक्टर हमारे पास n हो गया, ठीक है, n। तो हमें पता करना है, तो ये जो नॉर्मल जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल वेक्टर n, और ये होगा हमारे पास एक pt माइनस f, इसकी वैल्यू। अब ये बेसिकली क्या है, f को तो पता है आपके पास, f क्या है, f इज द एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग विंडो एज। साथ साथ में pt हमारे पास क्या है, pt हमारे पास ये लाइन की पैरामीटर इक्वेशन है, तो हमारे पास pt माइनस f जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, कोरेस्पॉन्डिंग लाइन एंड द कोरेस्पॉन्डिंग विंडो एज पर जो पॉइंट है उसके
बीच का डायरेक्शन वेक्टर है हमारे पास ये, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, ये डॉट प्रोडक्ट बताएगा कि वेदर द पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करता, दैट इज एफ इज लाइंग इनसाइड और लाइंग आउटसाइड द विंडो रीजन। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर देखो इस ये जो डॉट प्रोडक्ट है, अगर इस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, अगर इस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, उस केस में जो पॉइंट होगा, यानी कि पॉइंट क्या, ये जो वेक्टर हमारे पास है, देन वेक्टर pt माइनस एफ पॉइंट्स इनसाइड द रीजन आर, इसको मिटा देते हैं, इनसाइड रीजन आर। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, अब ये इनसाइड रीजन आर का मतलब होगा ये वाला पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पर हमारे पास वैल्यू क्या होगी, एन डॉट पी टी माइनस एफ इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब अगर मान लो इसकी वैल्यू, यानी इस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 आती है, देन वेक्टर pt minus f points outside the region R। ये वाली पॉइंट होगी, इस पॉइंट की बात होगी कि इस जगह पर हमारे पास क्या होगा, ये n डॉट pt माइनस एफ इज लेस देन 0। ठीक है, तो क्या होगा, आउटसाइड द रीजन आर होगा। अब अगर मान लो ये वैल्यू डॉट प्रोडक्ट की आती है 0, देन द वेक्टर pt माइनस एफ पॉइंट्स टू द पैरेलल टू द विंडो एच ऑफ आर। क्लियर हो गया, तो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर इस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आती है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि जो वेक्टर है ये पॉइंट क्या करेगा, इनसाइड द विंडो रीजन होगा, और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है, देन तो ये जो वेक्टर होगा ये पॉइंट किधर करेगा, आउटसाइड द विंडो लाई करेगा, ये वाले पॉइंट की बात हो रही है। और अगर इट इज इक्वल टू 0, देन तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर विंडो एज के पैरेलल होगा वो कहीं ना कहीं पॉइंट। तो ये पॉइंट हमारा ये वाला है, एन डॉट pt माइनस एफ इक्वल टू 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इन तीनों ही कंडीशन में से हमारा इंटरेस्ट किसमें है, हमारा इंटरेस्ट है इस वाले में। मतलब ये कि आपको क्या करना है, ये जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 वाले कंडीशन पे हमारा इंटरेस्ट होगा, और उसी पर फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर इसकी वैल्यू आती है 0 के बराबर, तो क्या हुआ, जो पॉइंट है वो पॉइंट उस पर्टिकुलर विंडो एज के पैरेलल या उसी पर वो लाई कर रहा होगा नहीं। तो अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करोगे, जो pt है, pt की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से यहां पर प्लेस करके देखते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ pt फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहां रखो, हमारे पास क्या मिला, n डॉट pt की वैल्यू कितनी हमारे पास है, p1 प्लस t, p2 माइनस p1, p2 माइनस p1, और हमारे पास क्या है, ये pt की वैल्यू हो गई, और माइनस f, और ये इक्वल टू 0। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या, जरा इसको हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं। अरेंज करने मतलब हो गया हमारे पास, ये हो गया n डॉट p1 प्लस n डॉट p2 माइनस p1, ये हो गया मेरे पास t, और माइनस f डॉट n। इसको थोड़ा हम ऐसे करते हैं, यहां से आप क्या करो, कॉमन ले लो n, तो n कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, यहां से बचा p1 माइनस f, इसमें से और इसमें से। ठीक है, इज इक्वल टू 0,
और ये हुआ प्लस क्या हुआ कि ये मैंने ऐसे लिया तो हमारे पास हो गया n डॉट p2 माइनस p1 इंटू टी इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास एक जनरलाइज इक्वेशन मिली n डॉट p1 माइनस f प्लस n डॉट p2 माइनस p1 डॉट t इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारे पास आई। अब ये जो पॉइंट है, ये आप क्या करोगे, जितने भी विंडो एज हैं उन सारे के सारे विंडो एज के साथ में इसको परफॉर्म करोगे। अब मान लिया जाए लेट i इज इक्वल i बी दी नंबर ऑफ विंडो एजेस इन क्लिप विंडो देन। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या करेंगे, जनरलाइज्ड पॉइंट रखेंगे। तो जनरलाइज क्या होगा यहां पे, जनरलाइज देन दी जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, यहां पे देखो हमारे पास P2 और P1, ये तो आपके पास लाइन के पॉइंट्स हो गए। यहां पर हमारे पास नॉर्मल वेक्टर चाहिए, हमारे पास हर एज के साथ में नॉर्मल वेक्टर चाहिए और हर एज के साथ में मुझे f चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, i को किसके साथ अटैच करूंगा, n और f के साथ अटैच करूंगा। तो यहां से मेरे पास क्या होगा ni, और यहां पे क्या होगा मेरे पास p1 माइनस f1, p1 माइनस fi प्लस यहां क्या हुआ ni और p2 माइनस p1, p2 माइनस p1, और यहां पे क्या मिला मेरे को t इज इक्वल टू 0। इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहां पे मैंने कैसे बनाया, देखो n क्या है कि हर एक विंडो एज के साथ में मुझे एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए और हर एक विंडो एज के साथ में मुझे एक पर्टिकुलर आर्बिट्रेरी पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, i को इनके साथ में अटैच किया। लेकिन इस केस में हमारे पास p1 और p2 ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। समझ में आ गया। तो इसलिए हमारे पास ये जनरलाइज्ड इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 5, दैट इज ni डॉट p1 माइनस fi प्लस ni डॉट p2 माइनस p1 डॉट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ओके, तो हमारे पास इस इक्वेशन में हमारे पास ये p2 माइनस p1 ये क्या बताएगा, बेसिकली ये बताएगा डायरेक्शन। क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द लाइन। इसको मैं मानता हूं d। ठीक है, इसको मैं मानूंगा d, और ये जो हमारे पास होगा ये होगा प्रोपोर्शनल डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन, प्रोपोर्शनल टू द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन टू द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन टू द बाउंड्री पॉइंट, टू द बाउंड्री पॉइंट से W। इसको हमने W बनाया, बेसिकली क्या होगा, वेट होगा, WEIGHT वेट। देखो मैं फिर से बता देता हूं, हमारे पास क्या है कि इस इक्वेशन में हमारे पास P2 माइनस P1 क्या बताएगा, P2 माइनस P1 बताएगा डायरेक्शन ऑफ द लाइन, वेयर एज जो हमारे पास P1 माइनस Fi होगा ये होगा बेसिकली, इसको हम वेट फैक्टर बोलेंगे W, और उसका मतलब है कि ये क्या होगा, एक प्रोपोर्शनल डिस्टेंस होगा, या डिस्टेंस होगा कहां से कहां के बीच में, जो लाइन का एंड पॉइंट है, लाइन के एंड पॉइंट से लेकर कहां तक, बाउंड्री पॉइंट के बीच। बाउंड्री पॉइंट कौन सा, F हमारे पास है। तो एंड पॉइंट टू दी जो हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट बना था F, उन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस वेट फैक्टर होगा, जिसको हम यहां पर मान के चलेंगे W। ठीक है, तो ये हमने माना W, तो यहां हमारे पास क्या हो गया, WI इक्वल टू हो गया P1 माइनस Fi, और D की वैल्यू क्या हो गई, D इज इक्वल टू हो गया P2 माइनस P1। तो इन दोनों को उठा के आप इक्वेशन नंबर 5 में रखिए। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे हम, तो देखो यहां से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5, तो क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 5 में आप d और wi की वैल्यू यहां पर पुट करो, तो क्या मिलेगा मुझे को, ni डॉट wi इक्वल टू
क्या मिलेगा मेरे को, सॉरी प्लस है ना यहाँ पे भी, तो ये रहा मेरे पास प्लस ni डॉट डी डॉट टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मैं t की वैल्यू चाहिए, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा ni डॉट wi अपॉन d डॉट ni। ठीक है, ये मेरे पास आ गया एक रिलेशनशिप ऑफ वैल्यू t, ये मैंने माना इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 मिला, और इक्वेशन नंबर 6 जरूरत क्या पड़ेगी, इक्वेशन नंबर 6 इज यूज्ड टू जस्ट फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन द लाइन एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग विंडो एज। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो i की वैल्यू, यहां पर i क्या होगा, हियर i इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये डिपेंड करेगा कि द नंबर ऑफ एजेस कितनी है उस क्लिपिंग विंडो में, जितनी नंबर ऑफ एजेस होंगे i की वैल्यू उतना ही तक हम लेके चले जाएंगे। ठीक है, अब आप जरा डिनोमिनेटर पर ध्यान देंगे, इफ देखो यहाँ पे इफ d डॉट एन आई की वैल्यू लेस देन 0 आती है, देन क्या होगा, लेस देन 0 के केस में t की क्या होगी, अपर वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, देन वी हैव टू कैलकुलेट द अपर वैल्यू ऑफ t एज टी यू। ठीक है, एंड इफ d डॉट एन आई इज ग्रेटर देन 0, देन वी हैव टू कैलकुलेट द लोअर लिमिट ऑफ t एज टी एल। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि अगर ये चेक करना है कि अगर d डॉट एन आई की वैल्यू लेस देन 0 है, तो हमें t की क्या मिलेगी, अपर वैल्यू मिलेगी। लेस देन 0 पर t की अपर वैल्यू मिलती चली जाएगी। अपर वैल्यू का मतलब है यहाँ पे एंटरिंग पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, अपर वैल्यू मिलती चली जाएगी उस केस में, और तब उसको हम डिनोट करेंगे tu से डिनोट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, d डॉट एन आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, t की हमारे पास लोअर वैल्यू मिलती चली जाएगी, और उसको हमने डिनोट करा tl से। तो हमारे पास बहुत सारी t की लोअर वैल्यूज मिलेंगे और बहुत सारी t की अपर वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, लेकिन उन दोनों में से हमें चूज क्या करना है, वी हैव टू सेलेक्ट maximum lower limit of t as TL, ये मैं मान लेता हूं मैक्सिमम, एंड मिनिमम अपर लिमिट ऑफ टी यू एज टी यू मिनिमम। ठीक है, मेरे पास दो चीजें मिलेंगी, एक हमारे पास मैक्सिमम ऑफ लोअर लिमिट चूज करना है टी की, और मिनिमम ऑफ अपर लिमिट चूज करना है टी की। ये दोनों मिल जाएंगी। इन दोनों को उठा के आपको क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 में रख लेना है। तो उस केस में आपको क्या मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे किसी भी लाइन के, एक एंटरिंग वाले और एक आउटर वाले। ठीक है, और वही आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, और उस इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों को ही आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस निकालने के बाद क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये ऑल ओवर दी साइरस-बेक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको भी बता देता हूं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द नॉर्मल वेक्टर, इनर नॉर्मल वेक्टर फॉर इनर नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, अब देखो, अब हमको क्या करना है, इनर नॉर्मल वेक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा कि इनर नॉर्मल वेक्टर का मतलब हो गया कि विंडो के इनसाइड रीजन की तरफ में उसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा, और नॉर्मल है जिसका मतलब उस पर्टिकुलर एज पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो हमारे पास डिफरेंट काइंड की डिफरेंट एजेस हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट की बात करते हैं। मान लो हमारे पास क्या है कि ये एज है, ये कोई भी विंडो एज है। ठीक है, अब इस विंडो एज पर जो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर हुआ, नॉर्मल वेक्टर ये होगा,
और हमारे पास एक पॉलीगन कुछ इस तरीके का होगा, ऐसे पॉलीगन होगा, ठीक है। अब ये इसके साथ में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो ऐसे होगा, y और ये रहा x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको इस नॉर्मल वेक्टर को मतलब ड्रॉ करने के लिए आपको x डायरेक्शन में कितना चलना पड़ रहा है और y डायरेक्शन में कितना चलना पड़ रहा है। बेसिकली x डायरेक्शन में आपको बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना पड़ रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन y डायरेक्शन में देयर इज अ मूवमेंट, ठीक है। यानी कि y डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो तो आपके पास क्या है, प्लस y डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। अब क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट का मतलब है यहाँ पर y और x दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब लेकिन अगर मूवमेंट के x पर मूवमेंट बिल्कुल नहीं है तो x की जगह पे हो जाएगा 0 और y की जगह पे मूवमेंट है तो क्या आपके पास होगा, ये 1 होगा। ये होगा हमारे पास कंपोनेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर की, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लो आपके पास विंडो एज कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इस विंडो एज पर आपके पास नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ये होगा, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। तो हमारे पास जो पॉलीगन होगा वो पॉलीगन भी इस तरीके का होगा, और उस केस में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये ऐसा रखा होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप क्या कर रहे हो कि इस नॉर्मल वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए आप देखो x डायरेक्शन में कितना चल रहा है, x डायरेक्शन में आप कितना चल रहा है, इतना, ये प्लस x डायरेक्शन में हो गया, और y डायरेक्शन में कितना चल रहा है, आप y डायरेक्शन में आप कितना चल रहा है, प्लस y। इसको ड्रॉ करने के लिए तो आपके पास क्या है कि आप दोनों ही डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो पॉजिटिव का मतलब ये प्लस x हो गया और ये प्लस y हो गया। इस केस में हमारे पास जो कंपोनेंट होगा हमारे पास होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर था तो x और y दोनों की वैल्यू जाएगी यहाँ पर, ये यूनिट वेक्टर के केस में हो गया, ठीक है। अब मान लो हमारे पास ऐसे करके फिगर है, मतलब विंडो एज इस तरीके की है, ठीक है, और आपका नॉर्मल वेक्टर कुछ इस तरीके का है, तो पॉलीगन क्या होगा, पॉलीगन मान लो आपके पास ये होगा, इस तरीके का होगा, ये नॉर्मल वेक्टर है तो ये पॉलीगन इस तरीके का होगा, ठीक है। अब हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऐसे है, y और x, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपको क्या करना पड़ रहा है, इसको ड्रॉ करने के लिए x डायरेक्शन में कितना मूव करना पड़ रहा है, x डायरेक्शन में आपको मूव करना पड़ रहा है इतना, इतना, ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये क्या होगा, माइनस x, ठीक है। और आपको y डायरेक्शन में कितना मूव करना पड़ रहा है, इतना मूव करना पड़ रहा है, ये आप नीचे की तरफ आ रहे हो, y डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है, कितना होगा मेरे पास, माइनस y, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका अगर मुझे मतलब कंपोनेंट अगर चाहिए तो क्या होगा मेरे पास, -1 और -1। ये क्लियर हो गया ना। अब अगर मान लो हमारे पास ये डायरेक्शन हो गया, ऐसा डायरेक्शन हो गया, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो। अब जैसे कि मान लो मेरे पास ये विंडो एज है, कुछ इस तरीके से है, तो यहां से हमारे पास नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम भी क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा है, और हमारा पॉलीगन कुछ इस तरीके का होगा, समझ गए। तो इस केस में क्या है, देखो इस केस में हमारे पास ऐसे जब आगे जा रहे हो आप, तो इसको ड्रॉ करने के लिए x डायरेक्शन में कितना मूव कर रहे हो, x डायरेक्शन में आप प्लस x मूव कर रहे हो, लेकिन y डायरेक्शन में आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे। तो y डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब यह है कि यहां पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो इसको अगर आप कंपोनेंट वाइज मतलब कंपोनेंट देखो तो हमारे पास कितना आएगा, ये प्लस x की जगह पे 1 और इसकी जगह पे कितना आएगा, 0, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू हमें कैसे फाइंड करनी है, क्योंकि ये इसकी जरूरत पड़ेगी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पर। जब मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा तब आपको मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल यूनिट इनर नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। अब क्या है कि इसका एक स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन दे दिया जाए, तो उसको करने के लिए फिर मुझे इसे रफ करना पड़ेगा, तो मैं अब इसे रफ करता हूं। तो अब चलिए देखते हैं कि इसके स्टेप बाय स्टेप इसके इस एल्गोरिथम को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे, सबसे पहले आप रीड करोगे, रीड द लाइन एंड पॉइंट्स एज P1 आपने रीड किया x1, y1 एंड P2 आपने रीड किया x2, y2। नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि रीड द वर्टेक्स
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्लिप विंडो, ठीक है। ये हमारे पास वर्टेक्स ऐसे हम मान लेंगे एज V1, V2 एंड सो ऑन Vn, Vi मान लेते हैं इसको, क्योंकि हमें आई की जरूरत पड़ेगी। ऐसे हो गया, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 3, अब क्या करना है हमें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर D इक्वल टू P2 माइनस P1, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 ये है, फॉर ईच बाउंड्री एज डू दी फॉलो। तो फॉर ईच बाउंड्री एज का मतलब हो गया, ऐसे कर देते हैं, फॉर ईच बाउंड्री एज लेट I इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन डू दी फॉलोइंग। अब क्या करना है हमें निकालना ये है A, determine the boundary point Fi, ठीक है। B हमने ये निकाल दिया, डिटरमाइन obtain the inner normal vector of the corresponding edge as Ni, ये हमने Ni निकाल लिया। C पॉइंट हमें करना है calculate the नाउ C पॉइंट क्या है, कैलकुलेट द वेट वेक्टर Wi इक्वल टू P1 माइनस Fi, P1 माइनस Fi। नाउ नेक्स्ट में क्या करना है, इफ, अब हमें क्या करना है, कंडीशन चेक करना है, इफ D डॉट Ni इज लेस देन 0, देन निकालना हमें क्या निकलेगा, यहां से T की अपर लिमिट निकलेगी, ये निकलेगा माइनस ऑफ Wi डॉट Ni अपॉन D डॉट Ni। एल्स का मतलब है कि अगर इफ D डॉट Ni इज ग्रेटर देन 0, देन निकलेगा यहां पे T ऑफ लोअर इज इक्वल टू माइनस Wi डॉट Ni अपॉन D डॉट Ni, ये निकलेगा मेरे पास। नाउ स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 क्या होगा, अभी बहुत सारी वैल्यू निकल चुकी है हमारे, जैसे हमें क्या करना है, मैक्सिमम निकालना है। देन फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टी एल, यानी कि लोअर लिमिट जो निकलेगा उसमें से जो उसका मैक्सिमम पार्ट होगा वो निकालेंगे, एंड मिनिमम, इसको यहां लिखते हैं, एंड
मिनिमम ऑफ टी यू, मैक्सिमम ऑफ टी लोअर निकालना और मिनिमम ऑफ टी अपर निकालना। नाउ स्टेप नंबर 6, यहां पे चेक करना है कि इफ the values of t is not in the range of 0 is less than equal to t is less than equal to 1, then discard the line। ठीक है, स्टेप नंबर 7, अब डिस्कार्ड की लाइन हो गया। ठीक है, अब अगर मान लें अगर ये 0 और 1 के बीच में टी वैल्यू लाई नहीं करता तो क्या कर दोगे आप, नहीं करता तो उसको आप डिस्कार्ड कर दोगे। लेकिन अगर वो लाई करता है तो एल्स क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यूज ऑफ टी एल एंड टी यू इन दी इक्वेशन क्या था हमारे पास था, P ऑफ T इक्वल टू P1 प्लस T इंटू P2 माइनस P1। नाउ स्टेप नंबर 8, ये निकालेंगे हम, इसको निकाल दिया। देन ड्रॉ, तो स्टेप नंबर 8 क्या होगा, स्टेप नंबर 8 ये है कि ड्रॉ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम P ऑफ टी एल टू P ऑफ टी यू। स्टेप नंबर 9 इज स्टॉप। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन हुआ साइरस बेक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम का। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं, तो आप समरी देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप रीड करोगे लाइन के एंड पॉइंट, दैट इज P1 एंड P2, x1, y1 एंड x2, y2। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आप करोगे जो विंडो एजेस हैं, आप काउंट करोगे नंबर ऑफ विंडो एजेस। वो मान लिया उसके जो वर्टिसेस होंगे, मान लिया बस मान लेते हैं V1, V2, V3 एंड V4 एंड अप टू द nth या ith तक हमने मान लिया उसके एजेस होंगी। उसके केस में उसके वर्टिसेस हम काउंट कर लेंगे और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को हमें रीड करना है। ठीक है, यहां हमने रीड कर लिया। उसको क्या करना है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस वेक्टर दैट इज d is equal to P2 minus P1। ये हमने पता किया था वहां पे क्या, दिस डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, तो वो हमें निकालेंगे d is equal to P2 minus P1। ये निकल गया। उसको क्या करना है, हमें यहां से लेकर यहां तक हमें हर एक एज के साथ में लाई करना है। मतलब हमारे पास जितनी भी एजेस होंगी, हर एक एज के साथ में ये परफॉर्म करना है। क्या करना है, सबसे पहले आप करोगे उस पर्टिकुलर विंडो एज के साथ में आप निकालोगे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट Fi। ठीक है, साथ साथ में आप उस पर्टिकुलर विंडो एज के साथ में आप निकालोगे इनर नॉर्मल वेक्टर Ni। इसके बाद आप निकालोगे Wi is equal to P1 minus Fi। ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके देखोगे। इसके बाद क्या निकालोगे आप, अगर d डॉट Ni की वैल्यू निकालोगे आप, Ni आपके पास मिला हुआ है और उसके बाद d की वैल्यू आपने यहां से कैलकुलेट किया था, इन दोनों का आप प्रोडक्ट निकालो। अगर इन प्रोडक्ट की वैल्यू लेस देन 0 है तो उस केस में निकलेगा हमारे पास t की अपर वैल्यू निकलेगी, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, और अगर हमारे पास d डॉट Ni की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास निकलेगा t की लोअर वैल्यू निकलेगी। तो लोअर वैल्यू के केस में हमारा फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है, बस वहां पर आपको चेक ये करना है कि d डॉट Ni की वैल्यू लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो लेस देन 0 के केस में हमेशा अपर वैल्यू निकलेगी और ग्रेटर देन 0 के केस में हमेशा लोअर वैल्यू निकलेगी। ये सारी वैल्यू निकल जाएंगी सबकी सब। तो अब इनमें से क्या करोगे आप, चूज करोगे मैक्सिमम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ t एंड मिनिमम ऑफ अपर लिमिट ऑफ t। ये आपने निकाल लिया, जिसको मैंने माना TL और TU। इनका मैक्सिमम निकालोगे तो मैक्सिमम ऑफ TL एंड TU। तो आप इसको मान लो, जैसे हमारे पास ये TL है, तो TL के हमें क्या करना है, मैक्सिमम चाहिए तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम लिख देना, और यहाँ पर हमें T अपर की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हमें यहाँ पे लिख देंगे TU ऑफ मिनिमम। ठीक है, ये निकल गया। अब क्या करना है, आपको ये चेक करना है, अगर ये जो t की वैल्यू बहुत सारी निकली है, अगर ये t की वैल्यूज 0 और 1 के बीच में लाई करती हैं, तभी हमारा लाइन क्लिपिंग कैंडिडेट होगा और
इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकलेंगे। लेकिन अगर वो t की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई नहीं करती है, इसका मतलब यह है कि लाइन एग्जिस्ट नहीं, लाइन क्या होगी आपकी उस पर्टिकुलर विंडो एज के बाहर होगी और उसको आप क्या कर दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे। ठीक है, बट अगर मान के चलते हैं अगर वो t की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो क्या करोगे आप, उस t की वैल्यूज यानी टी यू मैक्सिमम ऑफ टी लोअर और मिनिमम ऑफ टी अपर, इनकी वैल्यू उठा के रख दोगे इस इक्वेशन में। ठीक है, यहां पर रखोगे, यहां पर रखते ही आपको क्या मिल जाएगा, दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होंगे, उस लाइन उस पर्टिकुलर विंडो एज के साथ में कहीं ना कहीं वो क्रॉस कर रहे होंगे। और उसके बाद क्या करो, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए और डिस्टेंस निकालने के बाद वही आपका आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से ये एल्गोरिथम आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे इस साइरस बैक एल्गोरिथम को लिखेंगे और कैसे इसकी प्रोसेसिंग सॉल्व होगी। ठीक है, अब इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको ये एल्गोरिथम क्लियर नहीं हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो टिल देन थैंक यू।